डच एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी एम्बिशन बहुत बड़ी थी। वो अपनी वाइफ रेजल के साथ एक मामूली से अपार्टमेंट में रहता था। वो फ्रीलांस प्रोग्रामर का काम करता था, लेकिन उसका असली पैशन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया थी। खासतौर पर उसे बिटकॉइन ने बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने इस डिजिटल गोल्ड का पोटेंशियल देखा। मैंने इसे समझने में, इसकी कम्प्लेक्सिटीज को जानने में घंटों लगा दिए। लेकिन मैं बस एक बायस्टैंडर बनकर नहीं रहना चाहता था। मैं इस एक्शन का हिस्सा बनना चाहता था। वो अलग अलग ऑनलाइन एक्सचेंजेस जहां बिटकॉइन खरीदे और बेचे जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लोर करने लगा। और तभी उसे वो मिल गया एक वल्नरेबिलिटी। सिस्टम में एक छोटी सी फ्लॉ, बस उसे इसी की जरूरत थी। अपने शांत दिमाग से मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। मैं इस वीकनेस का फायदा उठा सकता था। मैं बिटकॉइन में बहुत बड़ी चोरी कर सकता था। ये एक गैम्बल था, एक हाई स्टेक्स गेम जो मुझे जेल पहुंचा सकता था, या ये मुझे बहुत अमीर बना सकता था। डच, जो लालच और अल्टीमेट हैक की प्यास से ड्रिवन था, ने रिस्क लेने का डिसाइड किया। उसने अपनी डिस्कवरी रेजल के साथ शेयर की। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक डेयरिंग हाइस्ट जो हिस्ट्री बना देगा। वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बॉनी और क्लाइड बनने वाले थे। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया अपनी सिक्योरिटी पर बहुत प्राउड होती है। ट्रांजैक्शंस एन्क्रिप्टेड और एनोनिमस होती हैं और देखने में इम्पेनेट्रेबल लगती है। लेकिन इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं होता। डच को सबसे रेप्यूटेबल बिटकॉइन एक्सचेंजेस में से एक में एक फ्लॉ मिल गई थी। ये कोई बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन उसके कोड में एक हिडन सी वीकनेस थी। इसे एक डिजिटल बैकडोर समझो, जो साफ नजर नहीं आता। इस वल्नरेबिलिटी की वजह से डच एक्सचेंज के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर पाया। वो ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता था, ऐसा दिखा सकता था जैसे वो बिटकॉइन की छोटी मामूली अमाउंट्स मूव कर रहा हो। लेकिन ये छोटी ट्रांजैक्शंस बस एक स्मोक स्क्रीन थी। पर्दे के पीछे डच कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहा था। वो बड़े पैमाने पर इस वीकनेस का फायदा उठाने के लिए केयरफुली प्लान बना रहा था। उसे बहुत मेटिक्युलस, पेशेंट और सबसे बढ़कर क्वाइट रहना होगा। एक गलत मूव, सस्पिशन की जरा सी भी भनक और उसका प्लान बर्बाद हो जाएगा। स्टेक्स बहुत ज्यादा थे। अगर वो सक्सीड होता है तो वो हैकिंग कम्युनिटी में लेजेंड बन जाएगा। लेकिन फेलियर का मतलब था कानून का पूरा गुस्सा झेलना, और उन लोगों का गुस्सा जिनको उसने लूटा था। हाइस्ट का दिन आ गया। डच तैयार था। उसने हफ्तों तक हर स्टेप, कोड की हर लाइन को रिहर्स किया था। उसने ट्रांसफर शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। ऊपर से देखने पर यह बिटकॉइन एक्सचेंज पर किसी भी दूसरे दिन जैसा ही लग रहा था। ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर फ्लिकर कर रही थीं। बाइंग और सेलिंग तेजी से हो रही थी। लेकिन मेरे एक्शंस, जो सतह के नीचे छिपे हुए थे, पूरी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में शॉकवेव्स भेजने वाले थे। 1,19,000 बिटकॉइंस, जिनकी उस समय कीमत चौंका देने वाले $72 मिलियन थी, हवा में गायब हो गए। एक्सचेंज के सिस्टम्स ने कुछ भी अनयूजुअल रजिस्टर नहीं किया। कोई अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ। यह एक परफेक्ट क्राइम था, जिसे प्रिसिजन और एक्सपर्टीज के साथ अंजाम दिया गया था। हाइस्ट की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में हड़कंप मच गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इस ऑडेशियस थेफ्ट के पीछे कौन था? इन्वेस्टर्स अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स की वैल्यू में भारी उतार चढ़ाव देखकर डर और अनिश्चितता से घिर गए। उन्हें क्या पता था, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड डच नाम का एक शांत प्रोग्रामर था, जिसने अभी अभी हिस्ट्री के सबसे बड़े हाइस्ट्स में से एक को अंजाम दिया था। 1,19,000 बिटकॉइंस की चोरी ने ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भूचाल ला दिया। बिटकॉइन, जो अपनी वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है, कि ट्रेडिंग वैल्यू में 20% की भारी गिरावट आई। इन्वेस्टर्स घबरा गए। उन्होंने अपने होल्डिंग्स बेच दिए। उन्हें डर था कि ये हाइस्ट आगे आने वाली और वल्नरेबिलिटीज का संकेत है। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में ट्रस्ट की नींव हिल गई। गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बिटकॉइन के डिसेंट्रलाइज्ड और अनरेगुलेटेड नेचर को लेकर पहले से ही चिंतित थे, ने इस हाइस्ट को इसके रिस्क्स का एक बड़ा उदाहरण बताया। मीडिया के लिए ये एक बड़ी खबर थी। हर तरफ डिजिटल करेंसीज के डेंजर्स और बड़े पैमाने पर होने वाले फ्रॉड की पोटेंशियल के बारे में हेडलाइंस छप रही थीं। इस हाइस्ट ने एक कड़वी याद दिला दी कि एनोनिमिटी और सिक्योरिटी के अपने सारे वादों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी की दुनिया अभी भी डच जैसे स्किल्ड हैकर्स की इंजेन्युइटी और ग्रीड के लिए वल्नरेबल थी। चोरी हुए बिटकॉइंस, जो अब बहुत बड़ी रकम के बराबर थे,
एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गए थे। डच और रैजल जानते थे कि वे बिना किसी रेड फ्लैग के अपनी गलत तरीके से कमाई गई कमाई को कैश नहीं कर सकते। उन्हें एक प्लान की जरूरत थी, अपनी डिजिटल फॉर्च्यून को लॉन्डर करने और ध्यान आकर्षित किए बिना उसे स्पेंडेबल कैश में बदलने का तरीका। चेस शुरू हो चुका था। बिटकॉइन हाइस्ट का स्केल अभूतपूर्व था, जिसने दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ध्यान खींचा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरनल रेवेन्यू सर्विस या IRS ने इन्वेस्टिगेशन का लीड लिया। IRS, जो टैक्स इवेडर्स का रिलेंटलेसली पीछा करने के लिए जाना जाता है, ने चोरी हुए बिटकॉइंस को टैक्सेबल एसेट्स के रूप में देखा। उन्होंने अपराधियों को ट्रैक करने और चोरी हुए फंड्स को रिकवर करने के लिए साइबर क्राइम और क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट्स की एक डेडिकेटेड टीम बनाई। IRS के सामने एक चुनौतीपूर्ण काम था। हाइस्ट को इतनी प्रिसिजन और प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था कि अपराधियों का कोई खास ट्रेस नहीं था। डिजिटल ब्रेड क्रम्स डेड एंड्स तक ले गए, ट्रांजैक्शंस इंक्रिप्शन और एनोनिमिटी की परतों में लिपटे हुए थे। ये इंटरनेट के विशाल और जटिल जाल में भूतों का पीछा करने जैसा था। लेकिन IRS के इन्वेस्टिगेटर्स आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें सबसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्राइम्स को सुलझाने के लिए जाना जाता था और वे बिटकॉइन हाइस्ट के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ थे।